इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी का आज इटली की पीएम मेलोनी के साथ द्विपक्षीय चर्चा होनी है और उससे पहले उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बातचीत में शामिल रहे। मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के संबंधों का नया दौर आने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश स्ट्रेटेजिक रिलेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दोनों देशों का व्यापार लक्ष्य 20 बिलियन यूरो तय किया गया है। आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली तस्वीर दिन की है जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी को बेहद आत्मीय अंदाज में कुछ दिखाती नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेज गिफ्ट किया है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया। पीएम मोदी ने इटली की पीएम से मुलाकात का जिक्र अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया है। तो पीएम मोदी और मेलोनी की अनौपचारिक मुलाकात के बारे में रोम से बता रहे हमारे संवाददाता संजय सूरी। प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा का आरंभ तो खासा ही मीठा रहा है। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक भेंट दिया, जो कि एक टॉफी चॉकलेट का बक्सा था जिसका नाम था मेलोडी, और इसका बहुत ही अब ऐतिहासिक मतलब है। याद रहे जब 2024 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ इटली आए थे तो मेलोनी ने एक नाम बनाया उनकी मुलाकात का, उसका नाम रखा गया मेलोडी, यानी कि मेलोनी और मोदी के नाम को मिलाकर, और इसी नाम की चॉकलेट अब इस दफ़ा मोदी जी ने मेलोनी को दी और इसकी भी ट्वीट हुई और लाखों करोड़ों जो हैं व्यूअर्स इनके तो होंगे ही होंगे। अब देखने की बात यह है कि आगे का रास्ता किस प्रकार तय किया जाएगा, क्योंकि आगे का रास्ता गंभीर है और उसका आरंभ हो चुका है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक आर्टिकल लिखा और मिलजुल कर ये कहा कि मेडिटेरेनियन क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके आगे भविष्य में जब बातचीत होगी दोनों नेताओं की तो आगे और भी रास्ते तय किए जाएंगे। मुख्य तौर पर डिफेंस को लेकर इटली के डिफेंस मिनिस्टर क्रोसेट्टो अप्रैल के आखिर में भारत आए थे। एक समझौता हुआ था 1 साल के लिए मिलजुल कर उत्पादन करने का, साथ साथ में व्यापार को बढ़ाने के लिए तरीके तय किए जाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के तौर तरीके। तो अब जो गंभीर बातें हैं वो शुरू हो रही हैं और जब तक ये संपूर्ण नहीं होती, जब तक कोई पक्का बुनियाद नहीं बनता, तब तक मिठास तो अपनी जगह है, लेकिन असली मिठास तो तब आएगी जब संबंध एक जड़ पकड़ लेंगे, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। एक और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यूरोप के दौरे पर है और दूसरी ओर देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने आरएसएस, पीएम मोदी और अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान के बाद बीजेपी ने राहुल पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। तो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है।
वहीं बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अमेरिका ईरान जंग से पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान का खतरा है, लेकिन सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर लड़ रहे हैं। आज हम आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक तूफान, सियासी घमासान। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री को लेकर आज देश भर में लाखों मेडिकल स्टोर्स बंद रखे गए। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का आरोप है कि कई ऑनलाइन दवा कंपनियां बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बेच रही है। संगठन का कहना है कि कुछ युवा इन दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर नशे के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अहमदाबाद में बंद का क्या असर रहा है और मेडिकल स्टोर्स की क्या स्थिति रही है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। पूरे देश में इसी तरह 12.5 लाख मेडिकल स्टोर है वो आज बंद है, क्योंकि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का खेल है। और एसोसिएशन का आरोप है कि इसमें अवैध दवाइयों की बिक्री भी ऑनलाइन के जरिए होती है। जसू भाई बताइए, आज तो आपने ये बंद सफल कर दिया, लेकिन आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? हम 8 साल से सरकार को काफी जगह पे बात किया है और हमको जब तक डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया थे तब तक ऑफिशियल ऑनलाइन को परमिशन नहीं दिया। लेकिन कोरोना काल दरमियान संक्रमण न फैले इसके हिसाब से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हुआ जो ऑफिशियल गैजेट नहीं हुआ है। तो संक्रमण ना हो, लोगों को डोर डिलीवरी मिले, उसका वही कारण था केंद्र सरकार का। लेकिन आज काफी साल बाद जब कोरोना चला गया, फिर भी गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन का जो व्यापार हो रहा है, युवा धन को आज बर्बाद हो रहा है। क्योंकि 2047 में युवा देश के सर्वोच्च पे होंगे और देश आज 21वीं सदी की ओर जा रहा है। तो आज युवा धन को अल्प्राजोलम से लेके डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, क्लोनाट्रिनाजोल, कोडिन सिरप जैसी दवाइयां खुलेआम ऑनलाइन के अंदर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की आगे क्या होगा? आगे हमने आज 1 दिन का बंद किया है। हमको विश्वास है जिस तरह से हमने पीयूष गोयल जी को मिले, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, हेल्थ मिनिस्टर के पास टाइम नहीं था, उनकी 4 दिन की कुछ विदेश यात्रा थी, लेकिन उन्होंने जो विश्वास दिया है कि 10 दिन के अंदर एक पॉजिटिव मीटिंग मिनिस्टर के साथ, शायद अच्छी तरह से ऑफिसरों के साथ होगी और गैर कानूनी जिस तरह से ऑनलाइन चल रहा है उसके ऊपर एक्शन भी आएगा। डुप्लीकेट के लिए बड़ा कानून बनेगा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ छेड़ा ना हो, युवा धन अच्छी तरह से देश में काम करे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर सरकार की ओर से और एसोसिएशन की ओर से समाधान हो जाता है तो जो करोड़ों आम मरीज है उनके लिए भी ये अच्छी खबर होगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। हड़ताल में कई मरीज बिना दवा के परेशान दिखे हैं मेडिकल स्टोर्स में, इसीलिए आज काफी भीड़ दिख रही है। एक्चुअली मैं वासना एरिया में रहता हूँ, मुझे दवाई की जरूरत थी लेकिन कोई वहाँ लोकल एरिया में कहीं मिली नहीं, तो मुझे लगा कि वीएस में मिल जाएगी। तो वीएस में भी सारे स्टोर बंद थे। फिर यहाँ वीएस के मेन गेट के बाहर जो 24 घंटे खुली रहती है शॉप, वहाँ मैंने ट्राई किया तो वहाँ मुझे ये सब दवाइयाँ मिल गई। मैं एसवीबी में साइकेट्री का पेशेंट हूँ, कंटिन्यू 1 ईयर से, और आज मैं दवा के लिए घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं मुझे दवा मिल नहीं रही है, क्योंकि मुझे दवाई बिना चलता नहीं और मुझे मतलब नींद भी नहीं आती और खाना पीना भी, भूख भी नहीं लगती। ऐसी मेरी सिचुएशन है और आज दवाई मिल नहीं रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में ई फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी एप्स के खिलाफ केमिस्ट संगठनों की हड़ताल का मिला जुला असर दिखाई दिया है। संगठन ने डीप डिस्काउंट पर रोक लगाने की मांग की है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। ई फार्मेसी और डीप डिस्काउंटिंग के विरोध में आज देश भर में केमिस्ट संगठनों की तरफ से हड़ताल की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में बंगाली मार्केट इलाके में, और यहाँ पर आप देखेंगे इस जो बाजार में 4 से 5 केमिस्ट की दुकानें हैं जो इस वक्त बंद हैं।
दुकानों का शटर डाउन है। विरोध किया जा रहा है ई फार्मेसी मॉडल का, खास तौर पर जो डीप डिस्काउंटिंग का मॉडल ई फार्मेसी कंपनियों की तरफ से अपनाया गया है, जहां पर 70 से 80% से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया जाता है। इंस्टेंट डिलीवरी का मॉड्यूल अपनाया जाता है। तो इसके विरोध में आज केमिस्ट संगठनों की तरफ से ये हड़ताल बुलाई गई है। आम दिनों की बात करें तो इन केमिस्ट की दुकानों पर अक्सर आप पेशेंट्स को देखते हैं, उनके रिलेटिव्स को देखते हैं जो मेडिसिन खरीदने आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो लोग सुबह से आ रहे हैं मेडिसिन खरीदने के लिए, उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि दुकानों का शटर यहाँ पर डाउन किया गया है। आप सुबह से कोई पेशेंट आए यहाँ पर मेडिसिन के लिए? आए थे मैम, काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं और काफ़ी सारे रिटर्न गए हैं कस्टमर हमारे, यही पूछ के कि आज दवाई की दुकान बंद है, आज हमें दवाई कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कस्टमरों को। तो क्यों आप लोगों ने दुकान बंद की? मैम, दुकान बंद करने का मेन मुद्दा ये है कि ऑनलाइन जो फार्मेसी में जो केमिस्ट पे दवाइयाँ मिलती हैं वो पूरी तरीके से रोक लगाया जाए उसका, क्योंकि हमारा रिटेल वालों का जो काम है वो बहुत प्रभावित हुआ है इस चीज़ से। क्योंकि वो हैवी डिस्काउंट देते हैं वहाँ पे। अब हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर से एक रिटेलर को मात्र 22-23% का मार्जिन मिलता है और कस्टमर हमें आके दिखाता है कि देखो जी ऑनलाइन हमें 20-25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हम कहाँ से देंगे, जब हमें मार्जिन ही उतना दे रही है डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमें कैसे दे देंगे किसी को डिस्काउंट इतना। तो इस चीज़ को डीप डिस्काउंटिंग दी जा रही है ई फार्मेसी कंपनियों की तरफ से, उसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से ऑनलाइन दवाइयाँ बिक रही हैं, उसका भी विरोध यहाँ पर केमिस्ट संगठन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स हो, उनके आसपास की जितनी भी केमिस्ट की दुकानें हैं वो इस वक्त खुली हुई हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस तरह के बाज़ारों की अगर हम बात करें जहां पर इंडिविजुअल रिटेलर्स की दुकानें हैं, वहां पर जरूर हड़ताल दिखाई दे रही है और दुकानों का शटर डाउन है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो इस पूरे मामले पर आखिर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है और कंज्यूमर किसके साथ खड़ा है, इसी पर होगी खास चर्चा आज शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। शुरुआती दबाव के बाद बाजार में जोरदार रिकवरी देखने को मिली है और दिन के निचले स्तरों से संभलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूत खरीदारी रही है, जिससे दोनों इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुए हैं। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन शुरुआती गिरावट के बाद हमने देखा है कि बाजार में अपने लोअर लेवल से एक रिकवरी का जो सिलसिला है वो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छी खासी जो बढ़त है यहाँ पे देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो अच्छा खासा गेन जो है आज के सत्र में देखा गया है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो वहाँ पे भी जो मोमेंटम है हमें शानदार साइड में आता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो में अच्छा बेस बना हुआ था, ऑयल एंड गैस करीबन 1.5% की तेजी, रियलिटी में वापस से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। कैपिटल मार्केट भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो निफ्टी में सबसे पहले देखिए रिलायंस, यहाँ पे करीबन 3% का इजाफा देखने को मिला है। हिंडाल्को, बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व में भी अच्छे खासे गेन्स जो है देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो बीएल, टेक महिंद्रा, इटर्नल और टाटा स्टील थोड़ी सी लोअर ट्रेजेक्ट्री में जाके बंद हुए हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में एक अच्छा खासा रुझान बना हुआ था, एक जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसका रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर हम बाकी के सेक्टर की बात करें तो फार्मा शेयर्स में अच्छी खासी जो तेजी है वो आज के सत्र में देखी गई है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड हो, ब्रेंट का भाव या फिर बड़ा सवाल क्या एआई बबल है? इस समय बाजार में सभी के दिमाग में यही घूम रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए बोफा ने ग्लोबल फंड मैनेजर्स सर्वे किया। क्या निकला है इस सर्वे में नतीजा, बता रहे हैं हरमास फटाकिया। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्वे आया है बैंक ऑफ अमेरिका का और हर महीने ये सर्वे करते हैं। इस महीने उन्होंने 200 फंड मैनेजर्स को 8 और 14 मई के बीच कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और ये सारे फंड मैनेजर्स जो है लगभग $500 बिलियन से ज़्यादा के एसेट्स जो है मैनेज करते हैं। सबसे पहला सवाल जो फंड मैनेजर से पूछा गया कि बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क क्या है, 40% फंड मैनेजर्स ये मानते हैं कि महंगाई का दोबारा लौट कर आना बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क होगी। जियोपॉलिटिक्स और बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बाद में आते हैं। अब अगर बात करें कच्चे तेल की तो
कीमतें अभी भी $100 के ऊपर बनी हुई है, लेकिन केवल 7% फंड मैनेजर्स ये मानते हैं कि साल आते आते या अगले 12 महीनों में तेल की कीमतें $100 से ऊपर बनी रहेंगी। 45% ये मानते हैं कि $80 से $90 और 23% फंड मैनेजर्स $70 से $80 के बीच की रेंज का कयास लगा रहे हैं। अब आगे अगर बढ़े तो बॉन्ड यील्ड्स इस वक्त एक चर्चा का विषय है और 30 साल की बॉन्ड यील्ड्स जो है 2008 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है और 62% फंड मैनेजर्स ये मान रहे हैं कि ये 30 साल की बॉन्ड यील्ड जो इस वक्त 5.25% के आसपास है, अगले 12 महीनों में 6% तक जा सकती है और ये बाजार के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। पिछले कई महीनों से हम एक और सवाल पूछते आ रहे हैं कि क्या AI के स्टॉक्स बबल में है या नहीं। फंड मैनेजर से भी ये सवाल पूछा गया और बिल्कुल डिवाइडेड ओपिनियन आया है। 40% हाँ कह रहे हैं जबकि 50% कह रहे हैं कि AI के स्टॉक्स बबल में नहीं है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फंड मैनेजर्स अपना पैसा लगा रहे हैं? इक्विटीज में तो लगा ही रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर, बैंक्स, टेलीकॉम, यूएस के बाजारों में अपने पैसे लगा रहे हैं, लेकिन कैश एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर वो अंडरवेट है। बॉन्ड्स में वो अंडरवेट है, जापान के बाजारों में वो अंडरवेट है, यूरोजोन पर स्टेपल्स, डिस्क्रिशनरी, रीट्स, इन सारे सेगमेंट्स में फंड मैनेजर्स जो है अंडरवेट है। एक इंटरेस्टिंग सर्वे बोफा का, 2 बड़े टेकअवेज इस सर्वे से निकल कर आते हैं कि तेल नहीं बल्कि तेल की वजह से होने वाली महंगाई एक बड़ा रिस्क है बाजार के लिए और अभी भी 50% फंड मैनेजर्स ये मान रहे हैं कि AI के स्टॉक्स बबल में नहीं है। BSE सेंसेक्स 50 की जून में समीक्षा होगी। सेंसेक्स में किस शेयर की एंट्री होगी और कौन बाहर जाएगा, इस रिजिक से जुड़ी खास डिटेल्स बता रही है नुपुर जैन कुनिया। जून 2026 में जो रजीम चेंज होगी सेंसेक्स 50 की, उसमें कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नुमामा के अनुसार देखें तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो स्टॉक यहाँ से बाहर जाते हुए नजर आ सकता है और 2 स्टॉक है जो कि इस रेस में आपको आगे नजर आएंगे, श्रीराम फाइनेंस और हिंडाल्को। ये दोनों में से कोई एक स्टॉक होगा जो कि यहाँ पर एंट्री लेते हुए दिखेगा। अगर ट्रेंड बाहर होता है तो करीबन 25 करोड़ डॉलर के आसपास का पैसिव आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ETF की तरफ से यहाँ पे बिकवाली आती हुई नजर आ सकती है। अब अंदर कौन आ सकता है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज या श्रीराम फाइनेंस, दोनों ही जो है वो सबसे आगे और सबसे बड़े दावेदार है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप में श्रीराम फाइनेंस आगे, लेकिन अगर सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को महत्वता दी गई तो हो सकता है हिंडाल्को आपको यहाँ पर एंट्री लेता हुआ नजर आए। ज्यादा संभावना जितने भी लोगों से बात की और नुमामा के हिसाब से देखें तो हिंडाल्को की ही नजर आती है, लेकिन अगर श्रीराम फाइनेंस आता है तो उसका इनफ्लो होगा $445 मिलियन के आसपास का इनफ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है और हिंडाल्को अगर आता है तो करीबन $365 मिलियन के आसपास यहाँ पर भी इनफ्लो देखने को मिल सकता है। कट ऑफ डेट थी इसकी 30 अप्रैल की, ऐलान ये 22 तारीख यानी कि परसों के दिन होता हुआ नजर आएगा और ये जो एडजस्टमेंट्स होंगे ये 19 जून से लागू हो जाएंगे। तो ट्रेंड BSE सेंसेक्स से बाहर होता हुआ नजर आ सकता है। 2 उम्मीदवार है, श्रीराम फाइनेंस और हिंडाल्को आगे, क्योंकि अगर सेक्टोरल प्रेफरेंस दिया गया तो इस स्टॉक की एंट्री हो सकती है। तो भारतीय रुपए में गिरावट का दौर जारी है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो या विदेशी निवेशकों की बिकवाली, इन सब की वजह से रुपए पर भारी दबाव है और ये रोज रोज ऑल टाइम लो छू रहा है। रुपए में कब तक दिख सकती है गिरावट, जानते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी बताइए, आखिर रुपए में लगातार गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? रुपए की गिरावट यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज ऑलमोस्ट 97 तक हमने यहाँ पर भाव जाते हुए देखे। ऑल टाइम लो अब 96.96 तक का यहाँ पर बन चुका है और जिस तरह की आज की गिरावट है उसके बाद हमने करीब 8% की गिरावट रुपए में अब इस साल में बनते हुए देखी है। 89.96 से ये साल शुरू हुआ था और हम 96.96 का लो यहाँ पर बनाते हुए नजर आए हैं। अगर पिछले 1 साल की बात की जाए 12 महीने की तो 13.5% की गिरावट यहाँ पर रुपए में दर्ज फिलहाल हुई है। काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनका लगातार प्रेशर यहाँ पर रुपए पे है। एक तो ये कि यहाँ पर हमने लगातार इक्विटीज़ में बिकवाली आते हुए देखी है। FIIs का आउटफ्लो है यहाँ पर। भारत में जिस तरह से हम 85-90% अपने कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या इंपोर्ट बिल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। काफ़ी हद तक कच्चा तेल क्योंकि 110 के ऊपर यहाँ पर आसपास स्थित है, उसका असर लगातार यहाँ पर रुपए पे बनता हुआ दिखा है। इसी के साथ मार्केट्स को ऐसा भी लगता है कि RBI की जो इंटरवेंशन है रुपए में वो बहुत ही लिमिटेड होती हुई नजर आ रही है। मार्केट्स कहते हैं कि हम यहाँ से 97.5, 98 तक भी रुपए को जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में रुपया
चला जाएगा। और अगर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का कोई यहाँ पर रेजोल्यूशन निकलता है तो रुपए में अप्रिसिएशन भी उसी तेज़ी से होगा। कई लोग मानते हैं कि 93, 94 तक हम रुपए को यहाँ पर वापस आता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स बाजार में अनसर्टनिटी है और जिस तरह का रुझान है मार्केट्स में और प्रेशर शायद यहाँ पर रुपया लगातार बनता हुआ देख सकता है। मनीषा जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट का असर अब आपके जेब पर पड़ सकता है। जी हां, पिछले 6 महीनों में रुपए की कीमत करीब 9% कमजोर हुई है, जिसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। देखिए असीम मनचंदा की एक खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया की लड़ाई, अनिश्चितता और डॉलर की बढ़ती मांग के चलते रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। डॉलर के मुकाबले 97 के करीब पहुंच चुका रुपया कहां रुकेगा पता नहीं। रुपए में कमजोरी के असर से मोबाइल, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, एसी सब महंगा होगा। पिछले 6 महीने के अंदर रुपए की कीमत में 9% की गिरावट हुई है। कंपनियां टीवी, मोबाइल और एसी समेत कई प्रोडक्ट्स के दाम 5 से 10% बढ़ा चुकी हैं। भारत हर साल करीब $100 बिलियन से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करता है। जानकार मानते हैं कि अब रुपए में आई कमजोरी फिर से कीमतें बढ़ाने की मजबूरी पैदा कर रही है। इंडस्ट्री पे सब पे असर है, पूरे कंट्री पे असर है और इस इंडस्ट्री में भी असर है। इसमें कुछ जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल आते हैं पेट्रोकेमिकल प्लांट से बन के पीसीबी के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंक्लूडिंग हेलियम गैसेस। सरकार रुपए में गिरावट कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन वॉर के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स का सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रहा है। असीम मनचंदा, दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद ज्यादा आर्थिक सुरक्षा देने के लिए अटल पेंशन योजना में बड़े बदलाव हो सकते हैं। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम पेंशन राशि बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पीएफआरडीए के चेयरमैन एस रमन ने हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत की। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल कि आप लोग जिस तरह से अटल पेंशन योजना के तहत जो मिनिमम मैक्सिमम दोनों राशि है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या अभी तक प्रोग्रेस है? ये बढ़ाने की बात नहीं हुई। ये हम लोगों को फीडबैक जरूर मिला है। जो हमारे बैंकर साथी हैं जो एक्चुअली ये कस्टमर्स को ये जो योजना पकड़ाते हैं उनसे बात करते हैं, उनकी फीडबैक मिलती है। जो कस्टमर्स ऑलरेडी अटल पेंशन योजना के कस्टमर्स हैं उनकी अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन नहीं आती तो उनसे बातचीत होती है। तो एक ये मुद्दा उठ के आया है कि काफी सारे लोग जो हैं वो 1000 रुपीज की ब्रैकेट में हैं, जबकि आपकी 5000 तक भी पेंशन की एक योजना है। बट 1000 में ज्यादातर लोग हैं, करीब 80% लोग जो 1000 के ब्रैकेट में हैं। इसको हम लोग कैसे बढ़ाएं, ये बात उठ के आई है। तो 5000 से अगर आप ऊपर देखें तो वो तो बहुत दूर की बात है, टाइम लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों को एक जल्द से आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल अटल पेंशन योजना के तहत आप जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो कैसे देख रहे हैं अगले साल? इसमें तो बढ़त तो हो रही है। कितनी बढ़त हो रही है, कितनी उम्मीद? देखिए 18-20% की बढ़त तो हो ही रही है और हम चाहते हैं कि अगर लोग 1000 रुपए के ब्रैकेट में ही आए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार एक स्कीम में आदमी आ जाते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है कि भाई ये स्कीम अच्छी है, हमारी उसमें पैसे की बढ़त हो रही है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की समय सीमा खत्म हो रही है। इस बेहतर रिस्पांस को देखते हुए इंडस्ट्री दूसरे चरण में इसकी अवधि 10 साल से ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रही है। इस पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक चांडोक से बात की है असीम मनचंदा ने। पहले तो आपको क्या लगता है कि जो करंट पीरियड है सब 1.2 का, उसको बढ़ाने की जरूरत है या आपको लगता है कि अभी फिलहाल वो काफ़ी है या कुछ और अतिरिक्त साल तक आपको चाहिए? देखिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक लॉन्ग हॉल बिजनेस होता है और सरकार का इसमें पूरा सपोर्ट है। और मेरा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये 3 साल, 5 साल, 10 साल इससे कोई महत्व नहीं रखता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कंटिन्यूटी ज़रूरी है इसमें। तो हमारा ISM 1.0 जो बोला जाएगा वो तो कंप्लीट हो गया, 5 साल हो गए, नया पॉलिसी बनेगा। अब नया पॉलिसी 5 साल बने या ज़्यादा बने वो तो बनता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का इस पे ध्यान होना चाहिए कि ये लॉन्ग हॉल पे चलता रहे। अगर 5 साल का बने तो उसके आगे भी और कंटिन्यूटी रहे। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और अभी तो हमने जो पहले 5 साल में जो काम किया है वो काफ़ी अच्छे से काम हो गया है। इसमें हमारे 12 प्लांट के अभी कन्फर्मेशन हो गए, उसमें 2 प्लांट तो मैन्युफैक्चरिंग में जा चुके। तो हम सिर्फ विजन पे लिमिटेड नहीं है, हमारा विजन अभी एग्जीक्यूशन में गया
और एग्जीक्यूशन हमारा भी आउटकम में जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने आग लगा रखी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक पूरा उत्तर भारत मानो हीट चेंबर में बदल चुका है। जहां दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के साथ इस समय देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। आने वाले दिनों में हालात और खराब होने वाले हैं। इस गर्मी से लोग आखिर कैसे बच रहे हैं, आइए दिखाते हैं। एक बात बताइए, इतनी गर्मी है तब भी आप लोग घूमने का मजा नहीं छोड़ रहे हैं? या हम नहीं छोड़ रहे, क्योंकि घूमना तो अच्छा रहता है, बट जैसे इंडिया गेट हैज यू ऑल नो लाइक इट्स वेरी फेमस एंड हियर यू आल्सो नो द टेम्परेचर इज वेरी हॉट, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 44 डिग्री एंड लाइक इफ यू कंपेयर अदर प्लेस लाइक मसूरी एंड उत्तराखंड एंड नैनीताल, द टेम्परेचर इज लाइक 35 एंड 40। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या कर रही हैं इस वक्त? बस छाछ, दही वगैरह, जूस वगैरह ले रहे हैं। कैसे बचने की कोशिश कर रही हैं गर्मी से? फिलहाल तो एक स्टॉल लेके काम चला रहे ताकि धूप से बच सके। बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के कारण एनर्जी ही नहीं है हमारे बॉडी में। जी, घर में ज्यादा गर्मी थी कि यहाँ पे ज्यादा गर्मी है? यहाँ पे हैंडल नहीं हो पा रहा हम लोग से। इतनी गर्मी है कि एसी भी काम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा सर काम। जी हाँ, तो देखिए अधिकतर लोगों से जिनसे हमने बात की उनका यही कहना है कि भाई इतनी गर्मी है कि एसी भी फेल हो चुका है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपना ख्याल रखें, घर के अंदर ही अधिकतर रहें। अब आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका ईरान युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी दी है कि तेहरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने ईरान के नेगोशिएटर को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 2 से 3 दिन में शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बड़े सैन्य हमले शुरू कर देगा। वहीं ईरान की तरफ से जुबानी जंग जारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सरेंडर से इनकार करते हुए कहा कि तेहरान ने पिछले युद्धों से बहुत कुछ सीखा है और अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो अमेरिकी सेना को कई नए सरप्राइज देखने पड़ेंगे। मेटा ने बड़े स्तर पर छटनी शुरू कर दी है। आज सुबह कंपनी ने 8000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। इसकी जानकारी कर्मचारियों को ईमेल के जरिए मिली, जो सुबह 4 बजे भेजा गया था। पहले कंपनी ने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए, जिसके बाद छटनी के ईमेल आने शुरू हो गए। बीते सप्ताह सिस्को ने 4000 लोगों को बाहर निकालने की जानकारी दी थी। वहीं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन भी हाल ही में छटनी कर चुके हैं। इधर टेक सेक्टर के बाद फाइनेंशियल सेक्टर पर भी एआई का कहर नजर आ रहा है। छटनी करने की लिस्ट में अब ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी नाम जुड़ गया है। बैंक ने 15% से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है, जिसका मतलब लगभग 7800 कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटकेगी। कंपनी एआई को बिजनेस मॉडल में लागू करके इंसानों पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।